यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बिजनेस ट्रस्ट का। मास्टर क्वेश्चन का जो अगला क्वेश्चन है दैट इज बिजनेस ट्रस्ट। मास्टर क्वेश्चन में पूरा कवरेज आएगा अलॉन्ग विद द कंसेप्ट। भूलना मत और छोड़ना मत इस वीडियो को। लाइफ चेंजिंग वीडियो है भैया, गेम चेंज होएगा आपका। चलो आ जाओ। अब आता है बिजनेस ट्रस्ट के अंदर। देखो क्या होगा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बिजनेस ट्रस्ट की कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है और कौन कौन सी इनकम यूनिट होल्डर्स की टैक्सेबल होती है। तो सबसे पहले आप अगर उस ये जो मैं बना रहा हूँ ये चार्ट अगर आपने बना लिया तो आप समझो कि आपको बिजनेस ट्रस्ट में कभी गलती होगी ही नहीं। चलो आ जाओ। बिजनेस ट्रस्ट, इनकी क्या क्या इनकम होती है। देखो बिजनेस ट्रस्ट का कंसेप्ट हमें पता है कि वो क्या करते हैं, एसपीवी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो एसपीवी से उनको इनकम होगी। यस। हाँ, बिजनेस ट्रस्ट में अगर मान लो रिट है, इनविट और रिट दोनों होते हैं ना, रिट और इनविट। अगर मान लो दोनों क्या होता है, एसपीवी में इन्वेस्टमेंट होता है तो एसपीवी से तो उनको इनकम होती ही है। क्या इनकम होती है एसपीवी से, देखो इन्होंने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया होता है तो डिविडेंड की इनकम होती है। और अगर मान लो एसपीवी को इन्होंने डेप्ट में इन्वेस्टमेंट किया, डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो वहां पर उनको इंटरेस्ट की इनकम भी होती है। दूसरा, अगर मान लो रिट जिन्होंने डायरेक्ट खुद की कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट किया है तो वहां से इनको रेंटल इनकम भी होती है, तो दिस इज रेंटल इनकम। और सर इसके अलावा क्या हो सकता है, अदर इनकम, उसके अलावा अदर इनकम। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि बिजनेस ट्रस्ट के लिए कभी भी ये दोनों इनकम टैक्सेबल नहीं होती। मतलब एसपीवी से जो इनकम आ रही है और रेंटल से जो इनकम आ रही है एग्जेम्प्ट फॉर बिजनेस ट्रस्ट, एग्जेम्प्ट फॉर बिजनेस ट्रस्ट, वो बिजनेस ट्रस्ट के लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है। अब सर अदर इनकम कौन कौन सी है। यस, अदर इनकम एक तो आपके 111 ए की इनकम हो गई, 112 ए की इनकम हो गई, 112 की इनकम हो गई और अदर। ठीक है। अगर 111 ए की इनकम है तो एट द रेट ऑफ 15% टैक्सेबल हो जाएगी। 112 ए की इनकम है एट द रेट ऑफ 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, इन एक्सेस ऑफ 1 लाख। और अगर 112 की इनकम है तो एट द रेट ऑफ 20% टैक्सेबल हो जाएगी। और अगर अदर इनकम है तो एट द रेट ऑफ MMR से टैक्सेबल हो जाएगी, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। अब देखो यहाँ पर यहाँ एक एम्बिग्यूटी है। इवन एक्ट के अंदर, एक्ट के अंदर उन्होंने इसको लिखना भूल है ना। एक्ट में उन्होंने क्या लिखा है, 111 ए का इनकम, 112 का इनकम और अदर इनकम। मतलब एज पर एक्ट अगर मैं जाऊं तो अगर 112 ए की इनकम आ गई तो वो एमएमआर में टैक्सेबल हो जाएगी, राइट। बट वो एक गलती है, वो एक गलती है, दैट इज नॉट इंटेंशन, एक गलती हो गई। उनको 112 ए भी वहां लेना चाहिए था सेपरेटली। तो अब यहाँ पर दो ओपिनियन हो जाती है। यहाँ पर जब भी तुम आंसर करके आओ ना तो हमेशा तुम करके किससे आओ, 111 ए 15%, 112 ए 20%, अदर एमएमआर। दूसरा अल्टरनेट देके आना, सर अगर हम 112 ए एट द रेट ऑफ 10% ले, लिख के आना कि इट शुड बी द एज पर द इंटेंशन ऑफ लॉ। ठीक है ना, वर्डिंग्स, दिस इज द वर्डिंग, this and this is the wording, but intention is this and this. So I hope this is clear. So मैं तो आपको एक ही सजेस्ट करूंगा, 112 ए में कंफ्यूजन मत रखना, इस चीज को पूरा क्लियर रखो अपने दिमाग में कि यार है क्या चीज, और फिर आप आंसर देके आओ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अब सर ये हो गया है, ये है टैक्सेबल फॉर ट्रस्ट। ये आपको यहां पर समझ में आ गया है कि दिस इज टैक्सेबल फॉर ट्रस्ट। अब जो चीज जिस इनकम पे एक जगह टैक्सेबल, एक जगह टैक्स लग चुका है, जब दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी तो ये ट्रस्ट की इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है किसको, यूनिट होल्डर्स को। तो एग्जेम्प्ट फॉर यूनिट होल्डर्स, क्योंकि एक जगह टैक्स लग चुका है, एग्जेम्प्ट फॉर यूनिट होल्डर, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगी यूनिट होल्डर के लिए। अब ये देखो, ये जो एग्जेम्प्ट है बिजनेस ट्रस्ट के लिए, ये टैक्सेबल हो जाएगी, टैक्सेबल फॉर यूनिट होल्डर। अच्छा, अब ये टैक्सेबल हो जाएगी तो सर यहाँ यूनिट होल्डर पे टैक्स कैसे लगेगा, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। अब आ जाओ सर, यूनिट होल्डर्स को तो सब मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, रेंटल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो डिविडेंड, इंटरेस्ट और रेंट, ये सर ये कैसे टैक्सेबल होगा यूनिट होल्डर्स को। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जिस रेशियो में बिजनेस ट्रस्ट को इनकम हो रही है ना उस रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट की जाती है यूनिट होल्डर्स को। ठीक है ना, उस रेशियो में ही। अब मान लो यहाँ पर बिजनेस ट्रस्ट को इनकम हुई है 10 करोड़ की और इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करी है मान लो 7 करोड़, तो सिर्फ और सिर्फ 7 करोड़ ही टैक्सेबल होगा। पूरा 10 करोड़ टैक्सेबल मत कर देना यूनिट होल्डर्स के हैंड्स में, जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वही टैक्सेबल होगा। तो चलो, और वो सेम प्रोपोर्शन में जिस रेशियो में अर्निंग हुई है उस रेशियो में आप इस 7 करोड़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इन हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर्स। ठीक है। अब देखो डिविडेंड के केस में, डिविडेंड यहां एक ही चीज ध्यान रखना, टैक्सेबल ओनली इफ, taxable only if SPV opt 115 BAA। बस ये देखो,
ये डिविडेंड मिला कहाँ से है, एसपीवी से मिला है बिजनेस ट्रस्ट को। अगर ये एसपीवी कंसेशनल टैक्स रेट का बेनिफिट ले रही है तब तो ये डिविडेंड आपका टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है ना, यूनिट होल्डर्स के हैंड्स में, अदरवाइज ये टैक्सेबल नहीं होगा। अगर ये टैक्सेबल हो जाता है तो यहाँ पर समझो आप, अगर ये टैक्सेबल हो जाता है तो सर किस तरीके से टैक्सेबल होगा फॉर द यूनिट होल्डर्स, अगर यूनिट होल्डर रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। अगर रेजिडेंट है तो एट द रेट नॉर्मल टैक्स रेट के अकॉर्डिंग उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, अगर नॉन रेजिडेंट है तो एट द रेट ऑफ 10% उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। 115 बी ए में अगर आप जाओगे, सॉरी 115 ए में अगर आप जाओगे तो वहां डिविडेंड जो होता है वो एट द रेट ऑफ 10% टैक्सेबल होता है, ठीक है, अगर बिजनेस ट्रस्ट से मिलता है, ठीक है। फिर आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट सर अगर किसी रेजिडेंट को मिला है या नॉन रेजिडेंट को, देखो अगर रेजिडेंट को मिला है तो एट द रेट ऑफ नॉर्मल टैक्स रेट के अकॉर्डिंग टैक्सेबल हो जाएगा, और नॉन रेजिडेंट को मिला है तो एट द रेट ऑफ 5% टैक्सेबल हो जाएगा। ये 115 ए में आता है, ठीक है, 115 ए में आ जाता है, ठीक है। रेंट के केस में क्या होगा सर, अगर रेजिडेंट को मिला है या नॉन रेजिडेंट को मिला है, सर अगर रेजिडेंट को मिला है तो एट द रेट ऑफ नॉर्मल टैक्स रेट टैक्सेबल हो जाएगा, और अगर नॉर्मल नॉन रेजिडेंट को मिला है तो यहाँ इसके लिए भी नॉर्मल टैक्स रेट के अकॉर्डिंग टैक्सेबल हो जाएगा, जो भी नॉर्मल टैक्स रेट है उसके अकॉर्डिंग एनआर के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर सर क्वेश्चन आता है कि अगर बिजनेस ट्रस्ट यूनिट होल्डर्स को पेमेंट कर रही है तो सर टीडीएस भी तो डिडक्ट करना पड़ेगा। यस, क्या रेट से होगा, देखो रेजिडेंट के केस में 10% से, रेजिडेंट के केस में 10% से, ठीक है ना, और अगर नॉन रेजिडेंट है तो डिविडेंड के केस में 10% है, इंटरेस्ट के केस में 5% है, और यहाँ के रेट इन फोर्स एज पर सेक्शन 195 इस रेट से आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। बस अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसा भी क्वेश्चन आ जाओ, अगर आप इस चार्ट को अगर आपने ढंग से समझ लिया आपका कोई क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं होगा। इस चार्ट में मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करा देता हूँ आपको, ठीक है, बट इस चार्ट की फोटो मैं आपको पहले दे देता हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाएगा सभी के लिए, ठीक है ना, ताकि एक आपके लिए रहेगी फोटो। टेलीग्राम ग्रुप पे आप आ जाओ, वहां पर ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का मैं आपको लिंक यहाँ पर लिख भी देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप के बारे में, ताकि आपको इजी रहेगा। देखो टेलीग्राम में है स्पेशल 26 DT नाम से, अगर आप जाओगे ना स्पेशल 26 DT, ठीक है ना, तो इस नाम से आपको मिल जाएगा स्पेशल 26 DT, इस नाम से आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे जाके आप मेरी सारी जो अपडेट्स हैं वो वहाँ चले जाओ, बिकॉज एक GOT परिवार है हमारा, और इस परिवार के हर हिस्सा हमारे लिए महत्वपूर्ण है ना। चलो कम ऑन द क्वेश्चंस, अब आप आराम से कोई भी क्वेश्चन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। बिजनेस ट्रस्ट का कोई भी क्वेश्चन XYZ कोई भी क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगेगा, बिकॉज फंडामेंटली यू आर स्ट्रॉन्ग। आ जाओ, ये बिजनेस ट्रस्ट रिसीव इनकम ऑफ ₹1 करोड़, ये बोलता है कि बिजनेस ट्रस्ट को इनकम कितनी हुई है 1 करोड़ रुपए की, कंप्राइजिंग 70 लाख इंटरेस्ट फ्रॉम द एसपीवी, ये बोलता है 70 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिला है एसपीवी से एंड 30 लाख का डिविडेंड मिला है। देखो बिजनेस ट्रस्ट को जो इंटरेस्ट और डिविडेंड 1 करोड़ रुपए का मिला है बिजनेस ट्रस्ट के लिए तो टैक्सेबल होगा ही नहीं, लेकिन जब ये यूनिट होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो यस उनके लिए वो टैक्सेबल हो जाएगा, है ना। इंटरेस्ट यूनिट होल्डर के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, अगर मान लो रेजिडेंट यूनिट होल्डर है तब तो मैंने बताया था नॉर्मल टैक्स रेट के अकॉर्डिंग टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन अगर नॉन रेजिडेंट है तो 5% से टैक्सेबल हो जाएगा, और बिजनेस ट्रस्ट को टीडीएस भी काटना पड़ेगा। तो ये चार्ट जो है इससे आपके सारे आंसर निकल जाएंगे, ठीक है। चलो अब देखो व्हाट आर दी टैक्स इंप्लीकेशन इफ एसपीवी हैज ऑप्टेड 115 बीडब्ल्यूए, अगर एसपीवी ने 115 बीडब्ल्यूए सॉरी बीएए ऑप्ट किया है, हाँ बीडब्ल्यूए ऑप्ट किया है, मतलब कंसेशनल टैक्स रेट है, अगर कंसेशनल टैक्स रेट है तो डिविडेंड आपका टैक्सेबल हो जाएगा, डिविडेंड आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अगर मान लो एसपीवी ने कंसेशनल टैक्स रेट ऑप्ट नहीं की होती तो डिविडेंड एग्जेम्प्ट हो जाता फॉर यूनिट होल्डर्स, लेकिन यहाँ पर एसपीवी ने कंसेशनल टैक्स रेट ऑप्ट की है तो ये डिविडेंड टैक्सेबल हो जाएगा फॉर द यूनिट होल्डर्स। रेट्स मैंने आपको बताई दी, अगर रेजिडेंट को मिला है तो नॉर्मल टैक्स रेट, और अगर नॉन रेजिडेंट को मिला है तो एट द रेट ऑफ 10% आपका टीडीएस डिडक्ट करे, सॉरी टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा, टैक्स टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब आपकी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी एट द रेट ऑफ 10%, राइट। टीडीएस किस रेट से डिडक्ट करेगा, एट द रेट ऑफ 10% इन केस ऑफ रेजिडेंट, इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट एट द रेट ऑफ 10%। आई होप दिस इज क्लियर। तो पहला क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, आगे दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो, अ बिजनेस ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेबी, है ना, रेगुलेशंस गिव पर्टिकुलर्स आपको दिया हुआ है डिटेल 22-23 का। इंटरेस्ट इनकम बीटा लिमिटेड से 4 करोड़ का है, डिविडेंड फ्रॉम बीटा 2 करोड़ का है,
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ बीटा 1.5 करोड़ का है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ डेवलपमेंट प्रॉपर्टीज 1 करोड़ की है। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड डिबेंचर्स ऑफ द रियल एस्टेट कंपनी 10 लाख का है। देखो आपको अदर इनकम मिल रही है यहाँ पे, आप सब समझना, दिस इज इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया, ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड डिबेंचर्स हो गया, ये रेंटल इनकम हो गया, ठीक है ना। चलो ये क्या बोलते हैं, देखो बीटा लिमिटेड एन इंडियन कंपनी इन विच 70% ट्रस्ट है, तो बीटा लिमिटेड इज एसपीवी, मतलब ये आपकी जो इनकम है दिस इज फ्रॉम एसपीवी, दिस इज फ्रॉम एसपीवी, ठीक है ना। डिस्कस द टैक्स कंसिक्वेंसेस बिजनेस ट्रस्ट इन हैंड्स ऑफ द बिजनेस ट्रस्ट और यूनिट होल्डर्स। बिजनेस ट्रस्ट को क्या क्या इनकम टैक्सेबल होनी है, यूनिट होल्डर्स को क्या क्या इनकम टैक्सेबल होनी है। मेरा वो चार्ट जो है अभी बनाया था उसमें आपका फिगर डाल दो, कहानी खत्म, 1% डाउट नहीं आएगा आपको। अज्यूमिंग दैट द बिजनेस ट्रस्ट हैज डिस्ट्रीब्यूटेड 10 करोड़ टू यूनिट होल्डर्स, ये बोलता है कि 10 करोड़ उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करे हैं, 10 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट करे हैं, तो जिस रेशियो में इनकी इनकम हो रही है 4:2:1.5:1:0:2.5, दिस इज आपका इंटरेस्ट, दिस इज डिविडेंड, दिस इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दिस इज ऑन लिस्टेड शेयर्स, दिस इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अदर, दिस इज इंटरेस्ट अदर, ठीक है, और दिस इज आपका रेंटल इनकम। सो इस रेशियो में आप इन 10 करोड़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। टोटली ये कितना हो रहा है, देखो आपका 4 2 6, 6 और 6 3 9 4 10 11, ये हो रहा है आपका 11.10, ठीक है ना। तो आप क्या करो, जो भी इनकम है उसको प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट करो, तो इस 10 करोड़ को भी आप इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, आपका इनकम निकल जाएगा जो यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है। चलो हाँ, अज्यूम दैट द अबव इनकम हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड जून टू मार्च 2023 एंड बीटा डज नॉट ऑप्ट। अच्छा, ये सबसे अच्छी खास बात है कि बीटा ने यहाँ पर बी डबल ए ऑप्ट नहीं किया है, तो बहुत आसान हो गया आपके लिए। आपके लिए क्या हो गया है, जो डिविडेंड, अब देखो यहाँ पर आ जाओ, चलो मैं इसी में ये क्वेश्चन कराता हूँ ताकि तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अपने को क्या क्या इनकम मिली है, यहाँ पर कलर चेंज करते हैं, पेन का ग्रीन कलर लेते हैं, ठीक है। देखो इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम बीटा लिमिटेड, मैंने आपको बताया था बिजनेस ट्रस्ट की इनकम क्या होती है, एसपीवी से इनको क्या मिला है, 4 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट मिला है, ठीक बात है, 2 करोड़ रुपए का डिविडेंड मिला है, तो यहाँ पे टोटल एसपीवी से आपको 6 करोड़ की इनकम मिली है, 6 करोड़ की, ठीक है। चलो अब इन्होंने बताया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड शेयर्स ऑफ बीटा लिमिटेड, लिस्टेड शेयर्स ऑफ बीटा लिमिटेड, वो आपका यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, कितना आ रहा है 1.5, तो ये 1.5 आपका यहाँ पर आ जाएगा 1.5 करोड़, ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, राइट। चलो ये कहता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ डेवलपमेंट प्रॉपर्टीज, तो वो आपका अदर में आ जाएगा, कितना था ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना था, 10 लाख का, नहीं 1 करोड़ का, ये था आपका 1 करोड़ का, अदर में आ जाएगा आपका, ठीक है। चलो इसके बाद आपका आता है इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन द अनलिस्टेड शेयर्स, ये तो अनलिस्टेड डिबेंचर्स है, तो ये तो आपकी अदर इनकम आ गई, तो ये भी आपकी अदर इनकम आ जाएगी 0.10 करोड़, तो यहाँ पर ठीक है। और देख लेते हैं एक बार अपन, और इसके बाद आपका क्या है, हाँ रेंटल इनकम ही है, बस 2.5 करोड़ का आपका रेंटल इनकम है। सो दिस इज योर रेंटल इनकम 2.5 करोड़ का। तो देखो 6 करोड़ ये हो गया, 2.5 करोड़ आपका ये हो गया, अदर इनकम कितनी हो गई 1.5 और 1.10, ठीक है, तो ये टोटल कितनी हो गई 2.60 करोड़। तो आप देखो यहाँ पे रेशियो देख लो, 6 2 8 8.5, और ये हो गया आपका 11.1 CR, दिस इज योर टोटल इनकम। सो इस रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या टैक्सेबिलिटी होगी, ये देखो ये जो इनकम है 2 करोड़ 4 करोड़ और 2.5 करोड़, ये बिजनेस ट्रस्ट के लिए टैक्सेबल नहीं होगी, ठीक है ना, ये एग्जेम्प्ट होती है बिजनेस ट्रस्ट के लिए। तो जब ये यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी उनके लिए टैक्सेबल हो जाएगी, और यहाँ पर ये इनकम जो है, ये इनकम ये बिजनेस ट्रस्ट के लिए टैक्सेबल हो जाएगी, ये बिजनेस ट्रस्ट के लिए टैक्सेबल हो जाएगी, तो यूनिट होल्डर्स के लिए ये एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा प्रोपोर्शन में जब आप जाओगे तो कितनी इनकम यूनिट होल्डर्स की है, ठीक है। चलो अब देखो आगे देखो, अब ये देखो, अब अगर आगे अपन चलें तो देखो 2 करोड़ जो डिविडेंड है, 2 करोड़ का जो प्रोपोर्शनेटली हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनिट होल्डर्स को, वो इनके लिए टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने 115BAA ऑप्ट नहीं किया है, कंसेशनल बेनिफिट नहीं लिया एसपीवी ने। अगर कंसेशनल बेनिफिट लिया होता तब तो यूनिट होल्डर्स के लिए टैक्सेबल होता, अदरवाइज वो डिविडेंड टैक्सेबल नहीं होगा। तो बहुत बढ़िया, डिविडेंड टैक्सेबल नहीं होगा। अब ये जो 4 और 2.5 करोड़ है, ये जब यूनिट होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इंटरेस्ट और रेंट ये टैक्सेबल हो जाएंगे। तो आपको यहाँ बताना है कि अगर रेजिडेंट को है तो नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल हो जाएगा, और नॉन रेजिडेंट को 5% से टैक्सेबल हो जाएगा। इसी तरीके से आपको टीडीएस का इंपैक्ट भी यहाँ पर बताना है। दैट्स इट, गेम खत्म, कुछ भी तो नहीं है यहाँ पे, बहुत सिंपल है। तो मैंने पूरा आपको यहाँ पर करवा दिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
चलो, अब उन्होंने सिर्फ बोला है 10 करोड़, तो 10 करोड़ तो आप प्रोपोर्शनेटली अमाउंट निकाल के बता सकते हो, नंबर ऑफ यूनिट होल्डर्स, और ये तो उन्होंने बताया नहीं है, तो सिर्फ आप नॉर्मल आपको आंसर देना है, इन्होंने कोई कैलकुलेशन करके नहीं देना है, ठीक है। चलो, सो कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट फंड। चलो, इन्वेस्टमेंट फंड में आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ, पहले उस कंसेप्ट को समझ लो, उस कंसेप्ट को समझने के बाद आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है। चलो, जैसे मैंने बिजनेस ट्रस्ट का जो कंसेप्ट बताया ना, वैसे ही मैं आपको इन्वेस्टमेंट फंड का कंसेप्ट बता रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट फंड में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट फंड, इन्वेस्टमेंट फंड, इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर इनकी जो भी इनकम होती है, बिजनेस इनकम और अदर इनकम, ठीक है। अब इसको मैंने सेग्रीगेट क्यों किया, क्योंकि बिजनेस इनकम जो है टैक्सेबल फॉर, टैक्सेबल फॉर इन्वेस्टमेंट फंड, ये सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट फंड के लिए ही टैक्सेबल होगी, एंड एग्जेम्प्ट फॉर इन्वेस्टमेंट फंड, एग्जेम्प्ट फॉर इन्वेस्टमेंट फंड। अब ये कहता है कि जब बिजनेस इनकम इन्वेस्टमेंट फंड के लिए टैक्सेबल है, तो जब ये इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जाती है यूनिट होल्डर्स को, तो यूनिट होल्डर्स को ये इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि एक जगह टैक्स लग गया है इस लेवल पे, जब बिजनेस इन्वेस्टमेंट फंड को टैक्स लग गया तो यूनिट होल्डर्स को थोड़ी लगेगा, तो यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाएगी। लेकिन अदर इनकम जो एग्जेम्प्ट है इन्वेस्टमेंट फंड के लिए, वो अगर यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, यूनिट होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, तो उनके लिए वो टैक्सेबल हो जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, मैंने बिजनेस ट्रस्ट के केस में तो आपको बताया कि भाई मान लो 10 करोड़ की इनकम है और 8 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो 8 करोड़ ही यूनिट होल्डर के लिए टैक्सेबल होता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। आपकी 10 करोड़ की इनकम है और आपने 8 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 10 करोड़ की इनकम, टोटल इनकम, ठीक है, टोटल इनकम आपने डिस्ट्रीब्यूट कितना किया, डिस्ट्रीब्यूट टू यूनिट होल्डर, यूनिट होल्डर, मान लो आपने 7 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट किया और 3 करोड़ नॉट डिस्ट्रीब्यूट, नॉट डिस्ट्रीब्यूट टिल 31 मार्च, ठीक है ना, 3 करोड़ आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो आपको क्या लगता है सिर्फ ये 7 करोड़ ही टैक्सेबल होगा, ये तो टैक्सेबल होगा, ये भी टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल फॉर यूनिट होल्डर, ठीक है ना, यूनिट होल्डर। डीम्ड डिस्ट्रीब्यूटेड, ये तो हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटेड, और ये जो नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड है वो भी क्या हो जाएगा, डीम्ड डिस्ट्रीब्यूटेड मान लिया जाएगा, और ये भी टैक्सेबल हो जाएगा, तो ये भी टैक्सेबल फॉर यूनिट होल्डर्स, ठीक है ना, मतलब बेस्ड ऑन दिस कि बिजनेस इनकम है या ओनली, मतलब पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड माना जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो, अब यहाँ पर आप चीज़ ध्यान रखना कि अगर बिजनेस इनकम है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, और अदर इनकम है तो टैक्सेबल हो जाएगी, यहाँ पर एकदम क्लियरिटी हो गई है, सारी की सारी इनकम टैक्सेबल हो जाती है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अदर इनकम के अंदर मान लो हो सकता है आपको लॉस भी हो, इनकम है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल है, इनकम है तो नॉर्मल रूप से टैक्सेबल हो जाएगी, लॉस है तो क्या होगा, लॉस है तो क्या होगा, लॉस है तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, जैसे इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है नॉर्मली, डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है ना, इन ये लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट टू यूनिट होल्डर्स, यूनिट होल्डर, बट एक चीज ध्यान रखना, उसी यूनिट होल्डर को लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जिसने 12 महीने से ज्यादा होल्डिंग कर रखी है यूनिट्स की, ठीक है ना, 12 महीने से ज्यादा अगर आपने यूनिट्स को होल्ड कर रखा है तो ही लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा, अदरवाइज वो लॉस आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। मतलब यहाँ पर ये जो लॉस आता है, अगर जैसे लॉस आता है उसको यूनिट होल्डर्स को दे दिया जाएगा, वो चाहे तो उसे सेट ऑफ करे और चाहे तो उसे कैरी फॉरवर्ड करे, ठीक है, वो हो सकता है, बट ये तभी होगा जब उसके पास 12 महीने से ज्यादा यूनिट्स पड़ी हो, एज ऑन 31 मार्च, एज ऑन 31 मार्च अगर उसके पास, मतलब आप सिंपल समझ लो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अगर उसके पास पूरी यूनिट्स होल्ड है 1 तारीख से लेकर 31 मार्च तक, तो उसको लॉस का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज बेनिफिट नहीं मिलेगा। चलो बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है, और ये जो नॉर्मल इनकम होती है वो नॉर्मल टैक्स रेट के अकॉर्डिंग टैक्सेबल हो जाएगी, कोई यहाँ स्पेसिफिक नहीं है। अच्छा, यहाँ पर बिजनेस इन्वेस्टमेंट फंड के लिए अगर टैक्सेबल होता है, अगर इन्वेस्टमेंट फंड एज ए कंपनी है तो एट द रेट ऑफ 30% हो जाएगा, और अदर है कंपनी के अलावा है तो एट द रेट MMR से टैक्सेबल हो जाएगा, बस ये चीज़ ध्यान रखना इन्वेस्टमेंट फंड के लिए बिजनेस इनकम। चलो, ये हो गया आपका, बस सफिशिएंट, इससे आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। ये भी आपको मैं फोटो दे देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे आप कनेक्ट रहना मेरे साथ में, तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, बिल्कुल आसान हो जाएगी। चलो, अब आप अपना ये क्वेश्चन करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा अब आपको, ठीक है। चलो,
अब देखो इन्वेस्टमेंट फंड इनकॉर्पोरेटेड इंडिया इन फॉर्म 20 रेजिडेंट यूनिट होल्डर्स, ठीक है, ईच होल्डिंग 5 यूनिट्स, ठीक है, ईच यूनिट 8 होल्डिंग 5 यूनिट्स, मतलब 20 है और एक के पास 5 यूनिट है, ठीक बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आउट ऑफ दीज 16 यूनिट होल्डर्स आर होल्डिंग मोर देन 12 मंथ्स एंड 4 यूनिट आर होल्डिंग लेस देन 12 मंथ्स। तो देखो 20 में से 16 इनके पास 12 महीने से ज़्यादा है और 4 ऐसे हैं जो लेस देन 12 मंथ्स हैं। तो जो बेनिफिट मिलना है, लॉस का बेनिफिट, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ ही मिलेगा, 16 को ही मिलेगा, यहाँ पर नहीं मिलेगा लॉस का बेनिफिट, ठीक है। चलो, नो लॉस बेनिफिट, नो लॉस बेनिफिट, ठीक है। चलो, अब आप यहां पर आ जाओ, यहां पर इन्होंने क्या बोला है, ठीक है, द पर्टिकुलर ऑफ इनकम ऑफ द इन्वेस्टमेंट फंड आपको यहां पर दिया हुआ है फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23। ये बोलता है बिजनेस इनकम कितनी है, 20 लाख रुपए, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कितना है, 30 लाख रुपए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कितनी है, 40 लाख रुपए। बिजनेस इनकम ये तो आपके टैक्सेबल फॉर इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है, और बाकी ये जो इनकम है, और यहाँ पे देखो लॉस भी है, कैपिटल लॉस और अदर सोर्सेज, ये यूनिट होल्डर्स के लिए है, ये यूनिट होल्डर्स के लिए है। तो 20 लाख तो आपका बिजनेस इन्वेस्टमेंट फंड को टैक्सेबल हो जाएगा। अब जो कैपिटल लॉस है 30 लाख रुपए का और 40 लाख रुपए का, ये क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये देखो 40 लाख पे ये इनकम है, तो 40 लाख अपॉन 20 यूनिट होल्डर्स, तो 2 लाख रुपए पर यूनिट होल्डर टैक्सेबल हो जाएगा, पर यूनिट होल्डर टैक्सेबल हो जाएगा। अब ये क्या 30 के केस में 30 अपॉन 20, तो 1.5 का लॉस, 1.5 का लॉस, बट ये लॉस का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ किनको मिलेगा, जिन्होंने होल्डिंग की हुई है 12 महीने से ज्यादा। देखो सिर्फ और सिर्फ 16 यूनिट होल्डर्स है जिन्होंने होल्डिंग 12 महीने से ज्यादा की है, तो उन्हीं को ये बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज किसी और को बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, ऐसे ही हो गया, ठीक है। कम ऑन द नेक्स्ट वाला पार्ट, चलो कम ऑन दिस वन। ये बोलता है कि द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम फॉर द 4 इन्वेस्टमेंट फंड। ये कहता है आपको ए बी सी डी 4 अलग अलग इन्वेस्टमेंट फंड दिए हुए हैं, उनकी इनकम बता दो, उनके यूनिट होल्डर्स की इनकम बता दो, ठीक बात है। ये बोलता है बिजनेस इनकम, देखो बिजनेस इनकम तो जो होती है वो किसके लिए टैक्सेबल होती है, इन्वेस्टमेंट फंड के लिए, यूनिट होल्डर्स के लिए टैक्सेबल नहीं होती है, ठीक है। फिर आ गया कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब आता है कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द इन्वेस्टमेंट फंड एंड यूनिट होल्डर्स फॉर द ईयर दिस 20 टोटल 20 यूनिट होल्डर्स हैं, ईच हैविंग 1 यूनिट्स एक्सीडिंग, और सभी ने 12 महीने, मतलब सभी, और सभी का होल्डिंग 12 महीने से ज्यादा है, तो सभी लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, मतलब लॉस का बेनिफिट ले सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड मतलब लॉस का बेनिफिट ले सकते हैं। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट फंड इज ओनली द यूनिट होल्डर, ठीक बात है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन इन्वेस्टमेंट फंड इज द ओनली इनकम, ठीक बात है, कोई इशू नहीं है। अब ये बोलता है अगला, इफ द यूनिट सी फॉलोइंग इनकम कंपोनेंट्स फॉर द असेसमेंट ईयर, इसे चेंज कर लो 24-25। चलो इसका बाद में देखते हैं, पहले इस साल का करते हैं, फिर बाद में अगले साल चलेंगे अपन। तो पहले प्रीवियस ईयर 22-23 करते हैं, फिर प्रीवियस ईयर 23-24 करेंगे, ठीक है। चलो, अब 22-23 में आप समझो, सबसे पहले ए इन्वेस्टमेंट फंड को अपन पकड़ते हैं। ए इन्वेस्टमेंट फंड की बिजनेस इनकम है क्या, 0, तो इसके लिए तो कोई टैक्सेबिलिटी आएगी क्या इन्वेस्टमेंट फंड के लिए, नो। लेकिन अब यूनिट होल्डर्स को यहाँ पर देखो 16 लाख रुपए का लॉस है, सॉरी प्रॉफिट है, और 4 लाख रुपए का यहाँ पर IFOS है। अदर इनकम यूनिट होल्डर्स के लिए टैक्सेबल हो जाएगी, तो टोटल यूनिट होल्डर्स कितने हैं, तो यहाँ पर देखो 16/20, ईच यूनिट होल्डर की इनकम आ जाएगी आपकी 80,000 रुपये, और 4/20 तो ये आ जाएगी 20,000 रुपये, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लो। चलो, तो यहाँ पर आप सिंपल है, बहुत सिंपल है। ए के केस में बिजनेस ट्रस्ट की इनकम तो कुछ है ही नहीं, नील, ठीक है। और यूनिट होल्डर्स के लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन है 20 लाख का अपॉन 16, तो 80,000 रुपये पर यूनिट होल्डर हो गया। और IFOS हो गया आपका कितना, 4 लाख अपॉन, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये 20 और ये 16, ठीक है, 4/20, तो ये हो गया 20 के, ठीक है ना, 20 के यूनिट होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूँ, अगर 1 लाख बोल दूँ, 1 लाख टैक्सेबल फॉर द यूनिट होल्डर इन केस ऑफ ए, देख लो यहाँ पे इसके लिए कुछ भी नहीं है, 1 लाख हो गया इसके लिए, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन देखते हैं बी के केस में, अगला क्वेश्चन देखते हैं बी के केस में, बी के केस में, हाँ, बी के केस में इन्होंने क्या बोला है, देखो बिजनेस इनकम है 2 लाख रुपए, कैपिटल गेन है 14 लाख, और इनकम फ्रॉम IFOS 4 लाख। तो देखो बी के केस में बिजनेस इनकम नील, ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट फंड के लिए, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट फंड, बिजनेस इनकम तो ये इन्वेस्टमेंट फंड के लिए हो गई, है ना, और यूनिट होल्डर्स के लिए, ठीक है ना। अब देखो
इन्वेस्टमेंट फंड में कितनी इनकम थी, 4 लाख रुपए, नहीं 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए तो ये बिजनेस ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट फंड को टैक्सेबल हो जाएगी। और यहाँ यूनिट होल्डर के लिए कैपिटल गेन कितना था, 14 लाख, 14 लाख, 14 लाख। और यूनिट होल्डर्स कितने हैं, 20 लाख। तो इस हिसाब से ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा। IFOS इज इक्वल टू 4 लाख, 4/20। तो इस तरीके से ये टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये कितना आ रहा है, 14/20, तो 70,000 रुपये आ रहा है ये, 70,000, और ये 20,000, तो 90,000 रुपये ईच यूनिट होल्डर्स आपके टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। देख लो, 2 लाख तो बिजनेस ट्रस्ट के लिए हो गया और 90,000 यहाँ पर आ गया। चलो अब आते हैं सी पर। सी के केस में देखो, बिजनेस इनकम दी हुई है, लॉस है। बिजनेस इनकम में क्या है, लॉस है। कैपिटल गेन क्या है, ये भी लॉस है। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 8 है। देखो, कैपिटल गेन का लॉस कभी भी किसी भी अदर हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता। लेकिन बिजनेस इनकम में कोई इशू नहीं है। बिजनेस लॉस है तो वो अदर इनकम से सेट ऑफ हो सकता है। तो मैं सेट ऑफ कर लेता हूँ, मैं इसे यहाँ से सेट ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है ना। इस 2 लाख को अगर मैं सेट ऑफ कर लूँ, कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो नहीं सकता क्योंकि कैपिटल में लॉस है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ, मेरे पास ऑप्शन क्या है, इस 8 से सेट ऑफ कर सकता हूँ। यस, तो यहाँ पर 2 - 2 तो 0 इनकम हो जाएगी बिजनेस इनकम। और यहाँ 8 - 2, 8 - 2 इजिकल टू 6 इनकम हो जाएगी। ठीक है, अब देखो सी के केस में क्या हो जाएगा, बिजनेस इनकम 0, तो बिजनेस ट्रस्ट को इनकम टैक्सेबल कितनी होगी, 0, सिंपल सी बात है। और शेयर होल्डर को क्या, यूनिट होल्डर्स को क्या टैक्सेबल होगा, यहाँ पे तो कैपिटल लॉस है। अब लॉस का ट्रीटमेंट क्या होगा, जिन यूनिट होल्डर्स के पास 12 महीने से यूनिट्स हेल्ड है, उनको लॉस आगे बेनिफिट दे दिया जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सी के केस में समझो, बिजनेस तो 0, नील, ठीक है ना, बिजनेस तो हो गया नील आपका, ठीक है ना, तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब यूनिट होल्डर्स, ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट फंड के लिए, ठीक है ना, बिजनेस। अब यूनिट होल्डर्स के लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन का क्या है, लॉस है, तो इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दो 20 यूनिट होल्डर्स को, कितना आता है 30K। ये लॉस आप क्या कर लो, बेनिफिट मिल जाएगा, इस लॉस का बेनिफिट मिल जाएगा 30,000 का। फिर IFOS में हमने क्या देखा था, 6 लाख की इनकम थी, 6 लाख की इनकम अपन ये, तो 30,000 का इनकम आपका इनकम मान लिया जाएगा। 30,000 की इनकम आपके यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगी, करेक्ट। और ये आपको बेनिफिट मिल ही रहा है, आप आगे कैरी फॉरवर्ड करोगे। ठीक है, अब डी में अपन देखते हैं, डी में क्या दिया हुआ है। डी में इन्होंने दिया हुआ है बिजनेस इनकम है 5, कैपिटल गेन है 20 और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है 2। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, बिजनेस ट्रस्ट क्या करेगा, अपना 5 लाख की टैक्सेबिलिटी है, तो 5 लाख की टैक्सेबिलिटी में सबसे पहले IFOS का लॉस सेट ऑफ करेगा। ठीक है, तो 5 - 2 इजिकल टू 3, तो यहाँ पे तो हो गया नील, तो ये 3 लाख आपका क्या हो जाएगा, बिजनेस ट्रस्ट की इनकम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 20/20, तो 1 लाख रुपए कैपिटल गेन की इनकम हो जाएगी और IFOS की कोई इनकम होगी नहीं क्योंकि वो 0 है। तो इस तरीके से आपका डी भी आ गया। अब एक पॉइंट अपना पेंडिंग था ये वाला कि सर सी जो इन्वेस्टमेंट फंड सी है उसका अगले साल का 24-25 का मतलब प्रीवियस ईयर 23-24 सॉरी प्रीवियस ईयर 23-24 का जो इनकम है वो यहाँ पर गिवन है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 8 लाख रुपए, बिजनेस इनकम 2 लाख रुपए, कैपिटल गेन 9 लाख रुपए। आपको याद होगा सी में हमने 30,000 रुपए का लॉस कैरी फॉरवर्ड किया था, है ना, 30,000 का लॉस हमने का बेनिफिट मिला था, वो लॉस का बेनिफिट आज मेरा यहाँ से सेट ऑफ हो जाएगा। 9 लाख अपॉन 20 इजिकल टू कितना होता है, 9 लाख अपॉन 20, ये हो गया 45,000 रुपये। 45,000 रुपये की इनकम है और वो 30,000 रुपये का लॉस सेट ऑफ हो जाएगा, तो 15,000 का इनकम आपका टैक्सेबल होगा। सिंपल सी बात है, कैपिटल गेन हो गया, बिजनेस इनकम इन्वेस्टमेंट फंड के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, IFOS 8 लाख अपॉन 20 40,000 टैक्सेबल हो जाएगा। दैट्स इट, सिंपल। देख लो एक बार, ये सेट ऑफ हो गया, ठीक बात है। ये आपका 12 महीना बिजनेस इनकम 2 लाख हो गया, ये 40,000 हो गया, ठीक, डन। सो दिस इज ऑल्सो डन, इन्वेस्टमेंट फंड इज डन। सो अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा वो क्या होगा, अगला जो मास्टर क्वेश्चन है दैट विल बी रिलेटेड टू मैथ। चलो चलते हैं मैथ में, ठीक है, थैंक यू, सी द नेक्स्ट वीडियो।